आज की वीडियो में हम 15 डेज़ का प्लान लेकर के आए हैं और क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 15 डेज़ में हम किस प्रकार से अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें जिससे कि हमारे नंबर अच्छे आएँ, 90% आएँ, 95% आएँ। तो आपको करना क्या है, पूरी मैथ्स अब होना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि समय बहुत कम है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट भी आपको करने होते हैं। तो उसी को देखते हुए ये जो वीडियो है ये 15 डे का जो प्लान है उसको लेकर के आया हूँ। अब आपको मालूम है कि एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के अंदर कुल मिलाकर के 14 प्रश्नावलियाँ हैं। अब इस प्रश्नावली में बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उन्हीं को लेकर के मैं आ जाया हूँ। तो आपने देखा होगा कि अध्याय जो पहला है, जो चैप्टर फर्स्ट है, वो रियल नंबर्स है यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब बोर्ड एग्जाम में इसमें से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसको अपन बात करते हैं। तो देखो, ये है आपका पहला जो अध्याय है, वास्तविक संख्याएं। इसमें बोर्ड एग्जाम में जो है एमसीक्यू प्रश्न आएगा और या तो आएगा वो एचसीएफ का यानी महत्तम सामर्थ्य का, या फिर आएगा एलसीएम का यानी लघुत्तम सामर्थ्य का। एग्जाम्पल जैसे अपन मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि यहाँ पर 12, 15 और 21 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में आप खंड विधि यूज करोगे, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको उन प्रश्नों को हल करना होगा। फैक्टर करेंगे, अगर जो अंक तीनों में हो वो ही आपका एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम निकालना आपको आता ही है। तो इसमें विशेष रूप से जो एक प्रश्न आएगा वो एचसीएफ का या फिर एलसीएम का आएगा, तो आप इसके ऊपर विशेष रूप से आपको तैयारी करनी है। अब आता है इसमें एक आता है एन परिमेय संख्याओं का प्रश्न भी आएगा इस बार। तो जैसे कि अभी मैंने दो एग्जांपल लिए, जैसे कि रूट 3, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है मैंने रूट 3 कहा तो वहाँ पे रूट 3 ही है। जैसे अगर इस प्रकार के प्रश्न है, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो एन परिमेय संख्याओं का जो प्रश्न या तो इस प्रकार से आएगा या फिर इस प्रकार से आएगा। तो आपको इन दोनों प्रश्नों पर विशेष रूप से आपको पूरी तरह से आपको तैयारी करनी है। तो एक दिन में ये आराम से कवर हो, मतलब हो सकता है 1 घंटे में। अब आता है सेकंड, आता है बहुपद। तो बहुपद में हो सकता है कि वो आपसे मानक रूप पूछ ले कि भाई बहुपद का मानक रूप क्या है। तो आपने देखा होगा कि उसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो है वो एक्स का गुणांक होता है और सी को अचर पद बोलते हैं। तो इस प्रकार से पूछ सकता है। और मैं कह रहा हूँ कि इस बार इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। ये जो दो आकृतियां हैं, एक तो सीधा और उल्टा यू है, तो इन आकृति को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार का प्रश्न जरूर बनेगा। तो आपको मालूम है इन आकृति को परवलय बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं परवलय। ठीक है। तो अगर ये आता है तो एमसीक्यू में आपको वो आंसर लगाना पड़ेगा परवलय के पर। अब इसमें थर्ड प्रकार का प्रश्न इस प्रकार से बनता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि द्विघात बहुपद की रचना करो या फिर ज्ञात करो। अब आपको मान के चलो कि उसने द्विघात जो वो है बहुपद के लिए आपको क्या करेगा कि दो संख्या देगा। तो जो पहली संख्या होगी वो तो शून्यांकों का योग होगा और जो दूसरी संख्या होगी वो शून्यांकों का गुणनफल होगा। अब इन दोनों को लेकर के आपको बहुपद की रचना करने के लिए कह सकता है, यानी कि द्विघात बहुपद बनाओ। तो सूत्र पूछ सकता है। तो देखो, ये सूत्र है द्विघात बहुपद बनाने का। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग भार एक्स है, और यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया शून्यांकों का गुणनफल बराबर आ गया 0। तो आप क्या करोगे, इसमें मान रखना है। तो मान आप देखो, जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, शून्यांकों का योग क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, भार एक्स है, ये प्लस आ गया, ये गुणनफल आ जाएगा 1/4 और बराबर आ जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि अगर बेटा भिन्न के रूप में कोई भी पद आता है, देखो यहाँ भिन्न के रूप में आ गया, तो आप क्या करोगे, इस 4 को एक बार गुना करो एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x², चिन्ह आ जाएगा माइनस का, ये गुना इससे करो तो 4×3 12x आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और एक का एक उतार करके यहाँ पे जो लगा दो, तो ये आपका द्विघात बहुपद बन जाता है। ठीक है, भिन्न के रूप में आपको छोड़ के नहीं आना है। तो ये प्रश्न निश्चित रूप से मानना है कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट जो है आपका तीसरा अध्याय है, दो चरों वाले रेख समीकरण। तो इसमें क्या है, देखो इसमें एक तो मानक रूप हो सकता है, तो इसका होता है
मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। अगर मानक रूप पूछे तो ये लिखे आना, ठीक है। अब क्या है कि एक प्रश्न ऐसे बनेगा, बीजीय गणित के रूप में व्यक्त करो। अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल आपको क्या समझना है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, ऐसे पूछ सकता है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपीज़ है। तो आप क्या करोगे, जैसे पहले मैंने बोला पेंसिल, कितनी पेंसिल है 5, तो 5x, 7 कलम 7y बराबर 50 रुपया। ये आपका बीजीय पद के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है। तो एक प्रश्न ये बनेगा, जैसे वो ये भी पूछ सकता है कि 5 किलो अंगूर 7 किलो सेब का मूल्य 50 रुपये है, दोनों मिला करके। तो जब भी कभी ऐसे आए तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखो ये प्रश्न जरूर बनेगा, संगत असंगत छांटिए। अब आपको इसकी तुलना करनी है a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो देखो बेटा इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। और जैसे देखो ये मैंने यहाँ पर एक पहले जो एक कंडीशन है वो ये बनेगी, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो वहाँ पर लिखना है आपको निकाय संगत है या रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये प्रश्न निश्चित मानना आपको, जैसे 3.1 है तो करनी है। अब ये जैसे मतलब ये कैसे बना, ये का अपन लेते हैं एग्जांपल, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इजकल टू 0। फिर ले लिया मैंने 3x प्लस के 2y प्लस 8 इजकल टू 0। अब देखो बेटा अगर इस प्रकार का है, देखो यहाँ पर ये समीकरण इस कंडीशन में आता है। देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब a1 कितना है 2, ठीक है, b2 के a2 क्या है 3, तो ये बराबर आ गया। b1 कितना है 3 और b2 कितना है 2। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 2 है यहाँ 3 है, यहाँ 3 है 2, तो ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल हो तो आपको वहाँ लिखना है निकाय संगत है, निकाय मतलब समीकरण, संगत यानी आंसर आएंगे, और रेखाएं काटती हैं। जैसे इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं काटेंगे। तो ये 3 कंडीशन है, तो इन 3 कंडीशन पे आपको सवाल हल करना है कि नीचे माना सेकंड होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पे निकाय संगत है, रेखाएं संपाती होती है, यानी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी। थर्ड कंडीशन ये है। तो इन 3 कंडीशन के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको हल करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जिसमें चौथी जो 4th नंबर का चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। अब इसमें भी मानक रूप पूछेगा, पूछ ले या नहीं पूछे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मानक रूप तैयारी करनी है। अब देखो इसमें मैंने 2 प्रश्नावली ली है। एक तो प्रश्नावली 4.2 के अंदर प्रश्न नंबर तीसरा चौथा, ये मोस्ट है काफ़ी, यानी बोर्ड में आता भी है। और एक है 4.3 में प्रश्न नंबर पहला दूसरा, ये दोनों प्रश्नावली बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो इस वाले अध्याय पर एक बार जो मैंने बताया उसको एक बार जरूर कर लेना, टाइम बचे तो एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। समांतर श्रेणी के अंदर आपको 2 सूत्र काम आते हैं। एक तो आता है एन हुआ पद याद करने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन टू डी। एक योगफल याद करने का, एस एन बराबर एन अपॉन 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन टू डी। एक आता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। तो ये देखो 3 सूत्र आपको याद करने हैं। अब देखो ये जो है प्रश्नावली काफ़ी बड़ी है, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। अब करना क्या है, इसमें आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो कर लेना एक बार। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर के सवाल प्रश्नावली में पूरे आराम से हो जाएंगे। तो आप ये बात को गौर करना, ठीक है। अब आता है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में क्या होगा कि विशेष रूप से वो, क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत कम नंबर की है, समरूपता का नियम आपसे पूछ सकता है। तो यानी कि संगत कोण समान हो और भुजाएं समानुपाती हो, तो ये आपको देख आना है, ठीक है। यानी कि संगत कोण समान हो और भुजाएं क्या हो समानुपाती, तो वो समरूप कहलाएंगे। इसमें देखो एक तो एक्सरसाइज 6.1 पूरी कर लेना।
एक 6.2, इसके अंदर प्रश्न नंबर पहला कर लेना बस। ठीक है, चलो अब आता है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, इजी भी है, कठिन नहीं है। एक तो दूरी वाला सूत्र, ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने का x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m बटा m2। ऐसे y का है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 m2। तो ये देखो, ये जो है प्रश्नावली इजी है, कठिन नहीं है, आराम से हो सकती है। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो फिर एग्जाम्पल कर लेना इसके। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल कर लोगे तो अंदर की प्रश्नावली समझ में आएगी आराम से। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। इसमें देखो संपूर्ण सूत्र साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, जितने भी मैंने लिखाई भी है, और मेरे इस पे यूट्यूब पे जो है चैनल, उस पर भी काफ़ी सारे मैंने इसमें हल करा रखे हैं। तो एक तो संपूर्ण सूत्र कर लेना, एक वो टेबल बनती है साइन कोस वाली, वो जरूर कंडक्ट कर लेना। अब इसमें देखो जो प्रश्नावली 8.1 है उसका 1 से लेकर 6 कर लेना। 8.2 में प्रश्न नंबर फर्स्ट 1 से 5, और 8.3 में आपको पूरी करनी है। ये तो इसमें क्या है, कोई भी आपको कंसाई नहीं करनी है, क्योंकि ये प्रश्नावली 8-10 नंबर की है, काफ़ी मोस्ट है, तो इसको विशेष रूप से करना है आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्नावली 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में काफ़ी मोस्ट है। इसमें देखो 3 प्रकार के एमसीक्यू आएंगे। देखो पहला एमसीक्यू इस प्रकार बनेगा, यदि किसी, मतलब एग्जाम मैं बोल रहा हूँ, यदि किसी खंबे की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा। पेड़ पूछ ले, मीनार पूछ ले, तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, यदि किसी खंबे की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान हो जाएगा 45। सीधा सा आप तो ये लिख देना। क्यों होगा, जब ये और ये बराबर होता है तो यहाँ होता है 45। अब जैसे मान के ये वो पूछ ले, किसी खंबे की जो छाया है ऊंचाई की 1/√3 है। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3, 1/√3 गुनी है, तो थीटा का मान निकालो। तो थीटा का मान सीधा बोल देना 60 डिग्री। अगर ये 1/√3 है तो क्या क्या बोलोगे, 60 डिग्री। और अगर ये पूछे किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो यहाँ पर थीटा का मान लिख देना 30 डिग्री। कुछ भी नहीं करना, सीधा कर जाना आप तो। ठीक है, और इसमें से जो एग्जाम्पल्स है ना इस प्रश्नावली के, वो कर लेना, वो आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, अब देखो व्रत वाला जो है उसमें देखो छोटे प्रश्न ज़्यादा आएंगे। इसमें देखो वैसे तो प्रश्नावली इजी है, कठिन नहीं है। पहला प्रश्न ऐसे छोटा वाला बन सकता है, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समान होती हैं, तो ये वाली स्पर्श रेखा इसके बराबर होगी। और ये भी अगर वो आपसे एक दूसरा प्रश्न यहाँ पे मतलब बन सकता है, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं ना, स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, क्या है, बराबर होती हैं। ठीक है ना, इसके लिए तो ऐसा प्रश्न बनेगा। अब देखो इसमें और क्या है, देखो एक प्रश्न ये बनेगा, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं अपन कह सकते हैं, तो 1 और 2, तो आंसर लिख देना 2। तो इस पर 2 प्रश्न बन गए। यहाँ पे आ जाओ, ये है, ये देखो पहला प्रश्न ये बनता है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं, 2, एक ये और एक ये। ठीक है, व्यास के सिरों पर। ये पूछे किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, तो वहां पर लिख देना समांतर। अगर ये पूछा ना कि व्यास के सिरों पर कितनी स्पर्श रेखाएं आएंगी, तो आंसर देना 2। और ये अगर पूछे कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, तो क्या लिखोगे, समांतर। अर्थात ये जो एक्स वाई जो स्पर्श रेखा है ना ऊपर वाली, ये नीचे वाली स्पर्श रेखा के समांतर होगी। ठीक है, एक प्रश्न ये आएगा।
स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो बनाएगी 90 डिग्री का। ठीक है, ऐसे लिख के आना है। आगे सुनना, कोई दिक्कत? और एक यहाँ भी एक प्रश्न बनता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के उपनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। एक प्रश्न ये बनेगा, किसी वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्शरेखाएं कह सकते हैं? तो आंसर लिख देना अनंत, है ना। अब ये आ जाए कि किसी वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं कह सकते हैं? तो एक बिंदु से केवल एक स्पर्शरेखा कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब इसमें देखो एक प्रमेय है 10.2, ये कर लेना। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां परस्पर समान होती है, सिद्ध करो। ठीक है, तो ये प्रमेय है 10.2। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करेंगे कि 1 से लेकर 6 सवाल कर लेना। जो आपकी एक्सरसाइज है ना, उसमें 1 से और 8 जो प्रश्न है वो कर लेना, क्योंकि उनमें से एक प्रश्न आएगा। ठीक है, निश्चित मानो आएगा। अब आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो क्या करना आपको, देखो एक तो निकालना पड़ेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जैसे मैं आपको बनाऊँ, ये सर्किल बन गया। ठीक है, ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या, ये ओ, ये ए और बी, ये यहाँ पे हो जाएगा थीटा। तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्यखंड। तो इसका जो एरिया निकालने का सूत्र ये है। ठीक है, और अगर वो पूछे चाप की लंबाई निकालो, तो चाप की लंबाई ये रही। तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र है आएगा पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछे दीर्घ त्रिज्यखंड का, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है 360 डिग्री माइनस थीटा बटे में 360 डिग्री, फिर ब्रैकेट बंद, इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये दीर्घ त्रिज्यखंड का। ठीक है, और चाप की लंबाई हो गया, ये हो गया, है ना। अब देखो, अब अगर मान के चलो कि ये जीवा खींचते हैं, तो नीचे एक देखो छोटा सा वृत्त बन रहा है, इसका एरिया वो पूछ सकता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र आपको लगा कर हल करना। देखो ये एक ही, ये कुल मिलाकर के एक ही प्रश्नावली है, तो ये तो आराम से एक दिन में हो सकती है ना। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा, बड़े प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली 12वीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगला जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पे लिख देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब इसमें क्या है, दो प्रश्नावली हैं। तो जैसे कि 12.1 में एक तो पहला सवाल मोस्ट है, एक आपका कैप्सूल वाला है ना, वो कर लेना। और उसके बाद एक तंबू वाला, ये 3 प्रश्न हैं। तो इन तीनों को जरूर कर लेना। शायद जहाँ तक मेरा विचार है वो शायद 6ठा या 7वां प्रश्न हो गया। तो ऐसे ही आप देखना, मैं बोल रहा हूँ। तो एक तो 12.1 में पहला कर लेना, और वो एक है कैप्सूल वाला, और एक है तंबू का वाला। तो ये 3 प्रश्न है, तो जरूर कर लेना। अब 12.2 के अंदर क्या है बेटा, इसमें सारा आयतन से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो एक तो इसमें क्या है कि देखो, एक तो फर्स्ट कर लेना, एक पहला कर लेना, और एक वो चौथा कर लेना। ठीक है, और एक दो प्रश्न अगर है तो एग्जाम्पल कर लेना बड़े वाले। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार कि इसमें से एग्जाम्पल कम ही आते हैं, इसमें एक दो प्रश्न और भी हैं, तो वो कर लेना जो भी आपको मोस्ट लगे। तो ये दो तो मोस्ट हैं जो मैंने बताया। ठीक है, अब आता है सांख्यिकी, यानी कि प्रश्नावली 13वीं, वेरी मोस्ट है सांख्यिकी। तो इसमें करना आपको, तो इसमें क्या करना, सांख्यिकी में कोई सा भी एक सवाल लेना, कोई सा भी एक,
कोई से भी सवाल लेकर के, और आप क्या करेंगे, तो कोई सा भी एक सवाल लेकर के और उसी का आप माध्य निकाल लेना। माध्य निकालना तीनों तीनों विधियों से, एक प्रत्यक्ष, एक कल्पित और एक भागविचलन। उसी का ही आप बहुलक निकाल लेना और उसी की आपको माध्यिका निकाल लेना। तो ये तो आपको सांख्यिकी में करना है, इजी है, 30 नंबर की है, वेरी वेरी मोस्ट है। एक प्रश्न करना है, सभी उसी का ही आपको माध्य, उसी का बहुलक, उसी की माध्यिका लेना, आराम से हो जाएगा। अब लास्ट में आती है प्रायिकता। तो प्रायिकता तो बेटा इजी है, आराम से कर लेना, क्योंकि ये कठिन नहीं है, एक दिन में हो सकती है, 1 घंटे में हो सकती है। ये सांख्यिकी भी आपकी 1 घंटे में हो सकती है। तो आप इसमें, मैंने कहा ये तो पूरी करनी है, एग्जाम्पल कर लेना, और इसमें एक प्रश्न लेकर के उसी के तीनों निकालना, तो आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। तो ये आज का अपना रणनीति थी 10th की। धन्यवाद। फिर भी अपन पेपर बनाएंगे।